वो तीसरा दिन था, उठावनी का दिन। दिनेश में उसकी चिता देखने की तो हिम्मत थी नहीं, तो सोचा उठावनी पे ही आ जाए। और यहाँ आना भी ना उसके लिए बेहद मुश्किल था। कॉलेज में उसकी रूममेट के मौत के बाद उसे बहुत सारी अलग अलग कॉन्डोलेंस मीटिंग में बुलाया, 2 शब्द कहने के लिए। लेकिन क्या 2 शब्द सच में रोहित की जिंदगी को बयां कर सकते थे? नहीं ना। तो फिर क्यों बार बार 2 शब्द करने के लिए उसको बार बार अलग अलग जगह बुलाया जा रहा था? उसको समझ ही नहीं आ रहा था। शायद जिंदगी के असूल कि जब कोई मर जाए तो उसकी इज्जत करो, और जब जिंदा रहे तो उसकी मौत का इंतजार। दिनेश मंदिर में पीछे जाके बैठ गया। एक पंडित जी जीवन के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वो बता रहे थे कि आत्मा अमर है, पवित्र है। दिनेश के मन में आया कि पूछ ही ले, अगर आत्मा पवित्र है तो आत्मा का प्रेम भी तो पवित्र होना चाहिए ना, नहीं? रोहित हमें 19 वर्ष की आयु में छोड़ के चला गया। परमात्मा के असीम प्रेम ने उसे हमसे दूर कर दिया। दिनेश का ये सुन के खून भी खौला और मन भी रोया। काश वो सबको बता पाता कि रोहित को परमात्मा के प्रेम ने नहीं, उसके परिवार वालों और समाज की नफरत ने उसे उस दुनिया से दूर किया था। दिनेश की नजर वहां बैठे कुछ लोगों पे पड़ी। दूर के रिश्तेदार लग रहे थे, जो वहां पे औपचारिकता जाहिर करने आए होंगे, ताकि जब उनके यहाँ किसी की मौत हो तो रोहित के घर वाले उनके यहाँ औपचारिकता जाहिर करने चले जाएं, और उसके बाद अगली औपचारिकता के मौके का इंतजार करें, है ना? यही तो है। ये रिश्तेदार कुछ कानाफूसी करके ऐसे गर्दन हिला रहे थे, तो दिनेश सोचने लगा क्या बातें कर रहे होंगे। यही सोच रहे होंगे कि एग्जाम में फेल होने के कारण रोहित ने आत्महत्या कर ली, या फिर कोई लड़की का मामला होगा, और क्या। रोहित के माँ बाप धर्म जात को बहुत मानते थे। उनके यहाँ कभी किसी ने अपनी जात से नीचे शादी नहीं की। हर साल सत्यनारायण की कथा और हर महीने सुंदरकांड का पाठ। पर बताओ, ऐसे धार्मिक परिवार में ही ऐसा हो गया। लेकिन रेल के आगे आगे क्यों की? बहुत दर्दनाक हुआ जो भी हुआ, मतलब रेल के आगे उसका पूरा शव तक नहीं मिला। सोचो। दिनेश ने सच में सोचा, रोहित शायद यही चाहता था कि वो किसी को मिले ना। वो शायद गायब हो जाना चाहता था, पूरी तरह गायब। पंडित जी ने रोहित के पिता को बुलाया 2 शब्द कहने के लिए। उसके पिता आगे आए और दिनेश का फिर से उनको देख के खून खौल गया। उसको वो दिन याद आया जब उसके पिता उसके हॉस्टल पे आए थे। उसके पिता उस दिन आए और उन्होंने रोहित को जोर से थप्पड़ मारा कि वो गिर गया, और वो रुके नहीं। उन्होंने रोहित के बालों से उसे पकड़ा और फिर थप्पड़ मारा। और उसके चाचा जी बाहर खड़े देख रहे थे, या इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का। घर चल तू पहले, हमारी कोई परवाह नहीं है ना तुझे घर पे ठीक करता हूं। सामान निकाल, पैक कर और चल। मैं बाहर खड़ा हूं, मुझे मिल तू 2 मिनट में। रोहित की आंखों में आंसू तक ना थे। ये पहली बार नहीं था जब ऐसा हुआ था। वो मरा हुआ सा अपनी अलमारी की तरफ चला और अपना सूटकेस निकाला। उसमें वो अपना सामान डालने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि कपड़ों के साथ अपनी जिंदगी पैक कर रहा हो। और किताबें उसने वहीं छोड़ दी। मतलब कोई देखता तो ऐसा लगता कि जैसे छुट्टी मनाने जा रहा हो पहाड़ों पे फैमिली के साथ। और दिनेश ने जब उस दिन ये सब देखा तो वो भौचक्का रह गया यार। मतलब
वो लोग नए ही रूममेट बने थे, वो ज्यादा रोहित को जानता भी नहीं था, तो ना तो कुछ बोल पाया ना कर पाया। रोहित ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही उसमें कुछ अलग था। उसके भी वही सपने थे जो दिनेश के थे, उसकी भी वही आशाएं थी जो दिनेश की थी। क्योंकि बस उसे लड़के पसंद थे, वो सबसे अलग हो गया था। रोहित के पिता बोलते हुए फूट पड़े और उनकी आंखों में से आंसू आ निकले। अरे ये कैसी माया है, दिनेश ने सोचा। मतलब वो क्या सोच रहे थे, वो इतने आश्चर्यचकित क्यों थे, वो उनको क्या लगा कि रोहित क्या करेगा। आखिरी 2 सेमेस्टर में ना वो रोहित को घर ही ले गए थे। दिल्ली में ही रहते थे, तो वार्डन को बीमारी का बहाना बोला और वो उसे घर ले गए। और तब दिनेश और रोहित सिर्फ क्लास में ही मिलते थे। रोहित ने बात करना और भी कम कर दिया था धीरे धीरे, और दिनेश को उसकी चिंता होने लगी। तो एक दिन दिनेश ने रोहित को क्लास में पूछ ही लिया, तू ठीक है ना, वो अब भी तुझे मारते हैं? कुछ ना बोलूं तो नहीं मारते यार, ये कह के रोहित मुस्कुरा दिया। लेकिन उसकी आंखों में देखो तो ऐसे लग रहा था जैसे दरिया भरा हो, छू दो तो छलक जाएगा। कट जाएगी यार, घर वाले तो हैं, कुछ तो सही बोल रहे होंगे, शायद मैं ही शायद उनको नहीं समझ पा रहा। रोहित ने कुछ तो दिनेश से कहा और कुछ अपने आप से। तू फोन करियो मेरे को, हाँ कुछ भी परेशानी हो तो मेरे को फोन करियो, दिनेश ने रोहित को बोला। दोस्त तू भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब उसने ये कहा ना तो उसकी आंखों में एक अजीब सी तेज गुस्से से भरी चमक थी। क्लास खत्म हुई और रोहित बाहर निकला। एक रिश्तेदार उनका इंतजार कर रहा था। रोहित खैर गाड़ी में बैठा और उसने दिनेश को अलविदा कहा। वहां मंदिर में पिता के बाद उसके भाई को मौका मिला 2 शब्द कह के औपचारिकता जाहिर करने का। अरे सबसे गम की बात तो यह है कि उसने अपनी दिमागी बीमारी हमसे छुपा के रखी। उसकी मौत से केवल 2 हफ्ते पहले हमें उसकी बीमारी के बारे में पता पड़ा। दिनेश को समझ आया कि क्या कहानी बनाई जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि वो किसी लाखों में से एक बीमारी से जूझ रहा था। वो उसके डिप्रेशन की बात नहीं कर रहे थे, वो किसी एक लाखों में से एक बीमारी का बहाना बना रहे थे। लाखों में से एक था ना रोहित, दिमाग से तेज और प्यार करने की हिम्मत, क्यों नहीं था लाखों में से एक। खैर रोहित के घर वाले वही कर रहे थे जो कोई भी करता, वो अपनी इज्जत बचा रहे थे। नहीं तो ये लड़की वाले तो अफवाह फैला फैला के पूरे परिवार का नाम बर्बाद कर देते। दिनेश की नजर उस लड़की पे भी पड़ी जो आगे बैठी हुई थी, और उसे वो दिन याद आया जब उसने रोहित से इस बारे में बात करी थी। तू सच में शादी कर रहा है? और अजय का क्या? वो होशियार है यार, वो कॉन्फिडेंट है, बहुत तेज है यार, वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा। कहाँ वो मेरे साथ अटका रहेगा। तू भी ना, अजय को छोड़, वो बना लेगा अपनी जिंदगी। पढ़ाई करते हुए शादी तय हो जाना तो पहले ही अजीब था, लेकिन घर वालों ने बोला कि भाई वो तो फैमिली बिजनेस संभालता रोहित, ये कॉलेज वॉलेज और ये पढ़ाई वढ़ाई तो ऐसे ही करा दी थी, वो कोई छोटी मोटी नौकरियों के चक्कर में थोड़ा ही पड़ता। यार मैंने अनीता को भी बता दिया मैं गे हूं, वो बोली सब ठीक हो जाएगा। मतलब कौन सी भाषा से किसको क्या समझाओ यार। इसका जवाब तो दिनेश के पास भी नहीं था। दिनेश ने उस लड़की अनीता की तरफ देखा। वो सोचने लगा क्या वो सच में दुखी थी या फिर मन ही मन खुश सी थी कि पीछा छूट गया। हालांकि बातें तो उसको भी लेके बनेंगी ना,
लोग तो कहेंगे ही कि अनीता के काले साए ने रोहित की जान ले ली, मुश्किल आएगी उसकी शादी दोबारा कराने में। सुना है कोई पाठ करा रहे हैं दोष निकालने का। सारे दोष ना निकल ही जाते हैं कोई ना कोई पाठ करा के। अनीता भी वैसे रोहित को कोस ही रही होगी ना, मतलब खामोखा उसकी जिंदगी बर्बाद कर गया। अरे अगर करना ही था तो रिश्ता होने से पहले करता ये सब। रोहित ने किसी की नहीं सोची, या फिर रोहित ने सबके बारे में सोचा और उसे कोई एक ना मिला जिसके लिए वो शायद जी सके। अजय ने भी उस पर बहुत प्रेशर डाला, जो उसका बॉयफ्रेंड था। अजय जो है ना वो आउट एंड प्राउड टाइप्स था, यू नो, और रोहित क्लोजेटेड है, ये अजय को गवारा नहीं था। वो नहीं चाहता था कि वो जिससे प्यार करे उसमें इतनी हिम्मत ना हो कि वो अपने बारे में समाज को बता सके। रोहित तैयार नहीं था, लेकिन उसने वही किया जो उसकी मोहब्बत चाहती थी, जो भी नतीजा निकले। अजय रोहित से उम्र में छोटा था वैसे, लेकिन उसकी अपनी पर्सनालिटी थी। ज़्यादातर वैसे गांजे के नशे में रहता था, लेकिन वो रोहित से बहुत प्यार करता था। और किसी को पता हो या ना हो, लेकिन दिनेश गवाह था उनकी मोहब्बत का, उनके हर छोटे बड़े लम्हों का, जिन्हें दिनेश ने ये समझाया कि इश्क इश्क होता है, किसी के भी बीच में हो। और वो अजय की मोहब्बत ही थी जो रोहित को मजबूत बनाना चाहती थी, जो चाहती थी कि रोहित भी खुद पे गर्व महसूस करे कि वो गे है और लोगों को अपने बारे में बताए। भले ही रोहित तैयार नहीं था, लेकिन उसने ऐसा किया। उसने किया जो उसकी मोहब्बत चाहती थी, भले ही नतीजा जो भी निकले। तो रोहित के साथ जो भी हुआ, क्या ये कहना ठीक है कि उसमें एक हाथ अजय का भी था? जाने अनजाने में ही सही, लेकिन था तो। दिनेश अजय से आखिरी बार कॉलेज खत्म होने से पहले मिला था। वो दिनेश के कमरे पे आया और इस उम्मीद में कि शायद उसे रोहित का कोई अता पता मिल जाए, कोई नंबर मिल जाए, लेकिन रोहित तब तक सबसे कनेक्शन काट चुका था, वो छोड़ चुका था सब। दिनेश को अजय की शक्ल देख के कुछ तो ऐसा लगा कि अजय भी खुश था, मतलब उसको रोहित से छुट्टी मिल गई थी। उसने दिनेश को ये बताया कि वो जल्द ही भारत छोड़ रहा है, उसे स्कॉलरशिप मिल गई है। वो लंदन में जाके कुछ जेंडर और सेक्सुअलिटी पे कुछ रिसर्च करने वाला है। दिनेश को समझ ना आया, वो ठहरा इंजीनियर। उसको सिर्फ इतना समझ आया कि अजय खुश है और आगे बढ़ गया है। दिनेश ने आखिरी एग्जाम वाले दिन ये बात रोहित को बताई। तुझे पता है अजय लंदन जा रहा है? नहीं, लेकिन ठीक ही तो है। वो बहुत होशियार है यार, वो बहुत नाम कमाएगा। मैं उसके जैसा इंटेलिजेंट वैसे भी कभी नहीं था, रोहित ने अपनी निराशा छुपाते हुए कहा। दिनेश ने उसी दिन अजय को मैसेज लिखा था फेसबुक पर, एग्जाम के लास्ट दिन। दिनेश ने वो मैसेज देखा, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं किया, वो आगे बढ़ गया था। सभा खत्म हुई और सब रोहित की तस्वीर पर फूल चढ़ाने जाने लगे एक एक करके। दिनेश की नजर रोहित की तस्वीर पर पड़ी। पुरानी तस्वीर नहीं थी, नई थी। बाइक पे बैठा हुआ था, आंखें चुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी आत्मा को कैमरे की अनंत कैद से बचाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन कोई सच में उसकी आंखों में देखता तो पता लगता कि उसकी आत्मा तो कब का उसका शरीर छोड़ चुकी है।